नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों चलिए आज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें हम आईपीटीओ के क्वेश्चन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के। और इसमें जो जीके रहेगा, साइंस रहेगा, मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा और कंप्यूटर रहेगा। ओके, तो ये 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं और आसान से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, खासकर जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। ठीक है, एग्जाम के बाद भले ही आप अनसब्सक्राइब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको एग्जाम तक सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे आपको प्रॉपर वीडियो मिलते रहें और आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमने पिछली बार जो है जहाँ तक है मुझे याद है, ओके, 17 की सेकंड शिफ्ट से हमें क्वेश्चन करने रहेंगे। ये हमारा हो जाएगा। चलिए, तो ये आ चुका है 17 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के हम क्वेश्चन कर चुके थे। यहाँ से हम सेकंड शिफ्ट के करने वाले हैं। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को प्रॉपर जो है दिखेगा। देखिए, हमसे जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया है और जनगणना में आप देखोगे यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ी जनजाति पूछी गई है, कौन सी है। तो सबसे बड़ी जनजाति आपको पता होना चाहिए। देखिए, जनगणना से क्वेश्चन हमेशा ही आपसे पूछे गए हैं। तो आपको मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार जितना भी डाटा है वो आपको पढ़ना है, याद करना है। वहाँ से आपसे क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं, किसी भी आपकी एग्जाम की तैयारी कर लो मध्य प्रदेश की। तो सबसे बड़ी जनजाति पूछी गई है। सबसे बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश की जो है वो भील जनजाति है। ठीक है, मध्य प्रदेश की भील जनजाति है। देन उसके बाद जो है वो गौड़ जनजाति आती है। अगर आपसे भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछी जाए तो आपको याद रख लेना है, गौड़ जनजाति जो है वो सबसे बड़ी जनजाति है भारत की, लेकिन मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील। अब आप देखोगे यहाँ पर भील जनजाति जो है वो ये कहाँ पर पाई जाती है। झाबुआ वाला जो क्षेत्र है, झाबुआ हो गया, अलीराजपुर हो गया, अलीराजपुर हो गया, तो उस क्षेत्र में जो है वो पाई जाती है। बंजारा हो गया, ये नॉर्थ वाले क्षेत्र में पाई जाती है। बैगा की बात की जाए तो ये अपना साउथ वाला जो क्षेत्र है ना, जिसमें बात की जाए जो बालाघाट वाला क्षेत्र हो गया, इस तरफ वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिलती है। बालाघाट मंडला हो गया उस तरफ। सहरिया अगर आपसे पूछे जाए, सहरिया जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो सहरिया आपको देखने को मिलेगी मुरैना हो गया, भिंड हो गया, ग्वालियर हो गया। तो जो नॉर्थ वाला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, तो वहाँ पर जो है वो पाई जाती है। तो ये मोस्टली जनजाति है। कोरकू जनजाति पूछी जाती है तो छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र है, वहाँ पर कोरकू जनजाति पाई। ठीक है, तो सबसे बड़ी जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश की भील जनजाति है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर चिपको आंदोलन से जुड़ा है। चिपको आंदोलन किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए है पेड़ों की कटाई को रोकना, ऑप्शन बी है वन रोपण, ऑप्शन सी है एड्स से बचाव, ऑप्शन डी है बहुत गरीब लोगों से जुड़ना। तो चिपको आंदोलन बहुत ही फेमस जो है वो आंदोलन है, जो कि उत्तराखंड में हुआ था। और दरअसल जो है वहाँ पर पेड़ बहुत काटे जा रहे थे, तो वहाँ के जो लोग थे वो क्या है, पेड़ों से जो है वो चिपक गए थे। ऐसे किसी के गले मिलते हैं तो इस तरीके से, तो उसी को चिपको आंदोलन दिया गया था। ये 1973 की बात है और कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में। तो ये याद रख लेना है, 1973 भी याद रखना। सिंपल सा सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चिपको आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो 1973 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये भारत में कहाँ स्थित है? तो सभी को पता होगा, मुंबई में स्थित है ये, तो मुंबई महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी? देखिए, दो क्वेश्चन मोस्टली काफ़ी कंफ्यूजन होता है लोगों को। एक हाई कोर्ट का पूछा जाता है, एक सुप्रीम कोर्ट का पूछा जाता है। अगर आपसे सर्वोच्च न्यायालय का पूछा जाए कि इसकी पहली महिला जो है वो कौन थी, जो जज थी, तो फातिमा बीवी। ठीक है, फातिमा बीवी। ठीक है,
लेकिन अगर आपसे हाई कोर्ट का पूछा जाए तो लीला सेठ याद रख लेना, ठीक है, लीला सेठ। किरण बेदी तो पहली आईपीएस महिला थी। निर्मला बुच ये कौन थी? मध्य प्रदेश की पहली चीफ सेक्रेटरी थी। निर्मला बुच जो थी वो मध्य प्रदेश की पहली चीफ सेक्रेटरी थी। ओके, तो ये भी आपको याद रख लेना, इसका भी पूछ लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSIR? ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन दिया है कमिटी ऑफ साइंटिफिक एंड इंटरनेशनल रिसर्च। बी ऑप्शन है कम्युनिटी ऑफ सोशल एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। सी ऑप्शन है कम्युनिटी ऑफ स्पेशल एंड इंटर रिसर्च। और डी ऑप्शन है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसका आंसर दरअसल जो है यही हो जाएगा हमारा। तो CSIR का फुल फॉर्म रहता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये काफ़ी बार है वो पूछा जाएगा है, तो इसको आपको याद रख लेना। इसके प्रेजेंट के जो डायरेक्टर जनरल हैं, DG जिसे बोलते हैं, तो वो कौन है ये भी जो है वो कई बार पूछा जाता है, क्योंकि वर्तमान में जो भी पदस्थ हैं, खासकर जो अच्छी अच्छी संस्थाएं जैसे कि CSIR हो गई, तो इसके पूछ लिया जाता है। तो एन काला स्वामी करके जो है यहाँ के डायरेक्टर जनरल। अगला क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ बर्ड जिसे किसे बोलते हैं? तो ये साइंस का क्वेश्चन है। ऑर्निथोलॉजी या वायरोलॉजी या फिजियोलॉजी या पैथोलॉजी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ऑर्निथोलॉजी जो है वो पक्षी के अध्ययन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा क्या है? कास्टिक सोडा हो गया, देखिए NaCl को क्या बोलते हैं? नमक बोलते हैं हम, जो नमक आप डेली में यूज करते हो, तो NaCl हो गया। सोडियम क्लोराइड Na2 हो गया ये, और NaHCO3, देखिए ये होता है धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा। और Na हो चाहे कास्टिक सोडा हो, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कास्टिक सोडा पूछा गया था, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और ये क्या होता है? ये होता है खाने वाला सोडा। देखिए Na2CO3 होता है धोने वाला सोडा, ये धोने वाला सोडा है, ठीक है, धोने वाला सोडा। और ये हो गया खाने वाला, खाने। तो NaH जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे बोलते हैं, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे खाने वाला सोडा बोलते हैं। तो इसको आपको याद रख लेना है, पूछ ले जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्न में से सबसे स्थिर तत्व कौन सा है? स्थिर मतलब जिसकी रिएक्शन बहुत ही कम देखने को मिले। यूरेनियम भाई बहुत रिएक्टिव होता है, यूरेनियम अगर फैल जाए तो बहुत बीमारी हो गया, स्किन के लिए इफेक्टेड रहता है। हाइड्रोजन तो भाई पहला ही तत्व है, सब जगह आपको मिलेगा। ऑक्सीजन हो गया। लेड, लेड क्या होता है? लेड से हम क्या बनाते हैं? पेंसिल बनती है, जो हमारी पेंसिल होती है ना, काठ की पेंसिल जैसे बोलते हैं, वो कम रिएक्टिव होता है, ठीक है ना, वो आपको जनरली ऐसे ही मिल जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, लेड। अगला क्वेश्चन देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक रूप पूछा गया है कि क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? ऑप्शन ए है मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तो खाने वाला सोडा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या होता है? जब हम CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में भिगोते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इसमें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम तो है ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgCO3 होता है, MgOH का होल ट्वाइस। तो ये जो रहता है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रहता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द इनर व्लेक सरफेस ऑफ द आई, यानी आंख की अंदरूनी पिछली परत, सतह को जो है वो क्या कहा जाता है? सबसे पिछली होती है, तो उस पर आपको पता हो पिछली जो आंख की रहती है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर ये आंख बनाऊं तो इसके जो पिछली वाला जो रहता है ये क्या रहता है? रेटिना रहता है, रेटिना, ठीक है, जिस पर जो है वो इमेज बनती है, इमेज बनती है जो कि उल्टी बनती है, क्योंकि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस रहता है आंख में, ठीक है, देन उसके बाद जो है वो न्यूरॉन के थ्रू जो है वो वहाँ पर जाता है दिमाग में, और देन उसके बाद जो है वो सीधी इमेज हमें दिखाई देती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पिछली परत रेटिना होती है। प्यूपल्स की बात की जाए तो हमारा ये आँख का जो है यहाँ पर जो ब्लैक वाला जो रहता है वो रहता है कॉर्निया हो गया, एक सफ़ेद जो इनर बिल्कुल आउटर जो सफ़ेद एक परत सी रहती है, तो ये कॉर्निया रहता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आंख में जो दान किया जाता है वो कौन सा पार्ट रहता है, तो ये कॉर्निया ही होता है।
ठीक है, पूरी आंख दान नहीं की जाती है। लोग बाग बोलते हैं ना कि मेरे मरने के बाद जो है वो मेरी आंखों को जो है वो दान में दे देना किसी को आंख की। तो वो कौन सा पार्ट रहता है, वो कॉर्निया रहता है, ना कि ये पूरा, है ना। तो आंसर दरअसल इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। कोड, दरअसल ये कोड क्या रहता है, ये रेटिना हो गया और स्लेरा हो गया, उसका बीच का पार्ट रहता है ये कोड। तो इसका आंसर तो हो जाएगा बी ऑप्शन। सी ऑप्शन दिया हुआ है, सी ऑप्शन नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, बी ही होगा, रेटिना जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये गलत दिया हुआ है इन्होंने, इस पर किसी ने जो है वो पक्का जो है वो ऑब्जेक्शन लगाया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अब आगे कंप्यूटर के क्वेश्चन। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कौन सी की तालिकाओं के बीच संदर्भ के रूप में कार्य करती है। विच की इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्ट एज ए रेफरेंस बिटवीन टेबल। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है, फॉरेन की रहती है ना, फॉरेन की रहती है। तो ये दो टेबलों के बीच में जो है वो एक हमारा काम करती है रिलेशन बैठाने के लिए, है ना। तो ये फॉरेन की रहती है, आंसर हो जाएगा इसका वी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। एक पर्सनल कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी, जिसे आमतौर पर इसकी मुख्य मेमोरी के रूप में जाना जाता है, तो वो क्या होती है। तो हमसे पूछा गया कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसके बारे में पूछा है। रैम बिल्कुल होती है, रोम भी होती है, और बात की जाए तो दोनों हो जाएगी। आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, रैम और रोम ये दोनों ही जो है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। ठीक है, जिसे हम रैम को जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो है वो रोम को कहा जाता है, जिसे हम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था इसके बारे में कि रीड ओनली मेमोरी को जो सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसको ना तो हटा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो हमारे जो टेक्स्ट रहते हैं उसके फॉन्ट स्टाइल के बारे में पूछा गया है। भाई बोल्ड होता है, इटैलिक भी होता है। बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस वी का यूज करते हैं, ये इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई का यूज करते हैं। एक रेगुलर हो गया, और सुपर सब स्क्रिप्ट नहीं होता है। सब स्क्रिप्ट मैंने आपको बताया है, सब स्क्रिप्ट क्या होता है। जैसे कि कोई मैं फॉर्मूला लिख दूं H2O, तो ये जो टू लगा हुआ है ये सब स्क्रिप्ट में आता है। सुपर स्क्रिप्ट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर जो ये स्क्वायर लगा हुआ है वो किसके माध्यम से देखने को मिलता है, सुपर स्क्रिप्ट के माध्यम से देखने को मिलता है, सुपर स्क्रिप्ट के माध्यम। तो इसकी शॉर्टकट की भी पूछी जाती है, तो उसको भी आपको याद रखना। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर नोन एज, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन निर्देशों के सेट को क्या कहा जाता है। तो प्रोग्राम में अगर देखा जाए, सॉरी, इसको या तो आपको एल्गोरिथम मिल जाएगा या फिर प्रोग्राम मिल जाएगा, तो दो आपको मिल सकते हैं। अगर प्रोग्राम नहीं मिलेगा तो एल्गोरिथम, एल्गोरिथम भी एक तरीके से क्या होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो सभी को पता हो स्कैनर, स्कैनर ही इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, हार्ड कॉपी हो गया और प्रिंटर हो गया। तो ये सभी के सभी क्या हैं हमारे, मतलब ये प्रिंटर जो है वो आउटपुट, स्पीकर भी आउटपुट हो गया। हार्ड कॉपी तो जब हम प्रिंटर से आउटपुट निकालते हैं कॉपी को, तो उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है, प्रिंट आउट निकालने। अगला क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा विषम है। तो देख लेते हैं जेड और डब्लू। तो मैं पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे आसानी होगा। डब्लू एक्स वाई जेड, ठीक है। उसके बाद क्यू, क्यू ई क्यू आर एस टी, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी +3 हो रहा है, यहाँ पर भी +3 हो रहा है। उसके बाद पी क्यू आर एस, तो इसमें भी देखिए +3 हो रहा है, मतलब इसमें हमारा डी में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। एल एम एन, यहाँ पर देखिए 2 ही हो रहा है +2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सबसे अलग है, बाकी तो ये सभी के सभी सेम। अगला क्वेश्चन है, इसमें से हमसे पूछा गया है कि उस आकृति को हमें बताना है जिसमें इसके आधार पर हमें नहीं बनाई जा सकती। देखिए इसमें क्या होता है, ये है चल रहा है, ये इक्वल टू, यानी ये इसका विपरीत होगा, इक्वल टू, ठीक है। और ये इसका विपरीत होगा, तो स्टार हो गया, और बात की जाए तो इंटू हो गया, और के का 4 हो जाएगा, के का 4 हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं हम यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। लाइट से चलिए, चलिए देखिए
हमें के और इस के और 4 साथ में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, स्टार और मल्टीप्लाई ये भी नहीं है, और हैच और इक्वल टू भी नहीं है, मतलब ये तो बनाया जा सकता है। आगे देख लेते हैं ये ऑप्शन। ये देखिए, इक्वल टू इंटू 4, इक्वल टू इंटू 4, इक्वल टू इंटू 4, मतलब ये भी बनाया जा सकता है। आगे देख लेते हैं के इक्वल टू स्टार, के इक्वल टू स्टार, के इक्वल टू स्टार। देखिए के इक्वल टू और स्टार ये भी अलग अलग हैं सबके, तो ये भी बनाया जाएगा। मतलब हमारा आंसर जो हो जाएगा इसका डी ऑप्शन होना चाहिए, डी ऑप्शन रखा। के इक्वल टू, के का तो 4 हो ही रहा था, के का विपरीत जो होगा वो 4 हो जाएगा, तो बगल में कैसे आएगा, के का नीचे आएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये नहीं बनाया जा सकता, आसान सा। ये वाला देखिए, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो इसके बारे में हमें बताना है क्या होगा। तो देखिए ये यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, ना कि पॉइंट। तो 81 से 41 हो रहा है, 81 से 41 हो रहा है, 41 से 1 हो रहा है, मतलब ये घटाया तो नहीं जा रहा है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन करके फिर किया जा रहा है, समझ रहे हो। तो अगर मैं इसको आधा कर दूँ तो देखने को मिल रहा है मुझे क्या, ये मिल रहा है मुझे 40.5, 40.5 आ रहा है। तो ये जबकि ये हमारा 41 है, और इसको मैं प्लस 0.5 कर दूं तो ये हमारा कितना हो रहा है, 41 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मतलब मैंने यहाँ पर क्या किया, 81 में इंटू किया है 0.5, भाई 1/2 0.5 ही तो होता है, और प्लस 0.5 ऐड कर दिया है, तो मुझे 41 मिल गया है। और 41 में 41 से 42 हो रहा है, तो 41 इंटू 1 प्लस 1 कर दूंगा तो ये 42 हो जाएगा। तो समझ में आया, यानी 0.5 जो है वो हमें ऐड करके जो है वो बढ़ाते हुए करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 42 में क्या करना है, मुझे 1.5 गुना करना है, और प्लस 1.5 गुना जोड़ना है, 1.5 जोड़ना है। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5×15 5×10, यानी इसको मैं कर देता हूँ 3/2, थोड़ा आसान हो जाएगी। ऐसे करूँगा 6×3, और ये 64.5 आ जाएगा। देखिए हमारा आ चुका है। मतलब अगला जो टर्म रहेगा मुझे इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके और +2 करना पड़ेगा। 64.5 इंटू 2 + 2, तो 2×5 = 10, हाथ से लगा, 1 2 2 4, और एक 2 चौक 8, 1 9, और ये हो जाएगा 12, तो 131 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। समझ में आ गया था। पैटर्न हमारा क्या था, इसमें 0.5 से मल्टीप्लाई करके और प्लस 0.5 भी जोड़ना है, तो ये हमारा जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में हमसे युग्म बनाना है, जैसे कि छात्र का या विद्यालय का छात्र से संबंधित है। जाहिर सी बात है विद्यालय में जो है वो छात्र पढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर, हॉस्पिटल पेशेंट, बिल्कुल हॉस्पिटल में कौन रहते हैं, पेशेंट रहते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे होटल में शेफ हो गया, पर शेफ नहीं बोल सकते होटल में, यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो कस्टमर आते हैं वो यहाँ पर चल जाएगा, क्योंकि शेफ तो एक तरीके से कुछ बनाने वाला हो गया ना। जबकि हमें स्कूल में क्या बोला गया था, विद्यार्थी बोले गए थे। अगर यहाँ पर स्कूल में हमें अध्यापक बोल दिए जाते तो यहाँ पर सेफ सूट कर जाता, समझ गए। कोर्ट में जज मुलजिम कर सकते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से वहाँ पर न्याय मांगने आते हैं। कॉलेज में टीचर नहीं होते। स्टूडेंट की बात की जाए, स्टूडेंट हो सकते हैं, और वैसे अगर देखा जाए तो प्रोफेसर होता तो हमारा यहाँ पर भी नहीं बनता। तो आंसर इसका फर्स्ट ही होएगा, ज़्यादा हमें कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर इसका, जैसे कि विद्यालय में छात्र पढ़ने आते हैं उसी तरीके से हॉस्पिटल में कौन आते हैं, पेशेंट आते। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन है और इसमें हमें दी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना रहता है, देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में आप देखिए कि टोटल इसमें यहाँ पर कितने जो है वो अल्फ़ाबेट आ रहे हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 आ रहे हैं। तो मैं इसको 10 10 में डिवाइड कर सकता हूँ 20 को। तो मैं 10 में डिवाइड करके देखता हूँ, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, मतलब यहाँ पर देखिए 10 10 में मैंने इसको डिवाइड कर दिया।
अब आपको थोड़ा आसान हो जाएगी। देखिए डबल आई यहाँ पर भी है और आखिरी में हमारा यहाँ पर भी है कि नहीं है? मतलब यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ई है तो मैंने यहाँ पर ई लिख दिया। उसके बाद देखिए ई के पहले यहाँ पर क्या है, एफ है, तो हमारा यहाँ पर एफ होना चाहिए। देखिए फिर उसके बाद जी है तो जी हमारा है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर क्या है, आई है, तो यहाँ पर हमारा आई होना चाहिए। तो इसके बाद आई हो गया। देन यहाँ पर डबल आई है तो हमने यहाँ पर भी आई कर दिया। उसके बाद देखिए हमारा पहले स्थान पर जी है तो मैंने जी यहाँ पर लिख दिया, फिर एफ ई आई आई हो गया। तो हमारा जो बनेगा आई एफ जी आई ई, देख लेते हैं कहाँ पर है। आई से स्टार्ट है, आई एफ जी आई ई, यानी आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा। भाई देख लेते हैं कौन सा आंसर है, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है बस आंसर हो जाएगा। अगर हमारा 10-10 से डिवाइड होके नहीं बनता तो हम क्या करते फिर, 5-5 से कर देते तो 4 हमारे पार्ट बनते। भाई 20 अल्फ़ाबेट हैं तो 5-5-5-5 करके देख लेते तो 5-5 में पैटर्न बन जाता हमारा। इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछे जाते हैं। ओके, और यहाँ पर 10 में ही बन गया तो आसान ही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक सम और विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा? तो देख लेते हैं भाई। देखिए सम ले लिया और एक विषम ले लिया तो ये 6 हो रहा है, मतलब ये क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है। अगला और देख लेते हैं, जैसे कि 4 ले लिया 5 ले लिया तो ये 20 हो गया, तो ये भी इवन नंबर आ रहा है। मतलब अगर आप कोई भी संख्या होगी, एक ऑड और एक इवन का गुणनफल करोगे तो हमेशा ही इवन नंबर आएगी, यानी सम संख्या आ जाएगी। बी ऑप्शन है इसका आंसर। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आसान सा है। इसको हमें सॉल्व करना है पहले और इसको सॉल्व करना है, देन उसके बाद हम इसको प्लस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इसकी वैल्यू हमें निकालना। पहले मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। 25 बटा, देखिए परसेंटेज लगा है तो 100 कर दिया, तो 25 थी 75, तो ये हो गया प्लस। यहाँ पर देखिए परसेंटेज है तो ये 6 हो जाएगा, 6x कर लिया मैंने, इक्वल टू 285 है। तो यहाँ पर इसको घटाओगे, 6x इक्वल टू 75, जब इसमें से घटाओगे तो 210, है ना? तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 7-21, 6 से काटना है, 6 चौक 24, तो 6 थी 18, कितना बचा 18 और 3, 6 5 30, 35 आ जाएगा आंसर इसका, है 35 है बिल्कुल। सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसमें हमसे क्या कहा गया है, एक घन है, घन के विकर्ण का घन की भुजा के अनुपात में हमसे पूछा है। घन क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं जो है वो बराबर होती हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वाला देख रहे हो, ये क्या है, ये एक तरीके से मैंने घन बना दिया। ये घन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नीचाई, है ना, तो सभी इसकी बराबर रहती हैं, यानी ये बराबर रहेगी, ये बराबर रहेगी। अगर घनाभ होता तो फिर अलग हो जाता। घनाभ में जो है वो ये अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। घनाभ में एक तरीके से जैसे आपका कमरा रहता है ना, वो एक तरीके से घनाभ आकार का ही होता है। और जैसे क्यूब रहता है, स्क्वायर हो गए, स्क्वायर को अपने को सभी साइडों में जोड़ देना है, सभी को स्क्वायर को, तो वो एक तरीके से क्यूब बन जाता है। अब इसका विकर्ण क्या होता है, विकर्ण हमारा एक यहाँ से यहाँ तक, ये एक कोने से दूसरा नीचे वाला कोना मिला के जो है वो बन जाता है। अगर ये ए है, इसकी भुजा ए है, तो विकर्ण का फॉर्मूला देखिए, जो भी मैं वॉल्यूम के क्वेश्चन रहते हैं उनके फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो विकर्ण क्या रहता है, a√3 रहता है, और भुजा हमें पता है ए है, तो दोनों का अनुपात हमसे पूछा गया था, तो √3/1 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है वो इसका। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही शानदार सा लग रहा है क्वेश्चन, पर आसान है। एक नाविक धारा प्रवाह के विरुद्ध 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में और धारा प्रवाह के साथ 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है, तो 5 किलोमीटर की दूरी स्थिर पानी में कितने समय में पूरा कर लेगा? तो हमें जो बोट है, यानी जो हमारी नाव है, उसकी स्पीड हमें पता करना पड़ेगी पहले। देखिए धारा के अगेंस्ट जा रहा है तो उसको 1 घंटा लग रहा है, यानी जो बोट की स्पीड है माइनस और जो धारा की स्पीड है उसको हम निकाल लेंगे पहले कि भाई टोटल स्पीड कितनी आ रही है। 2 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है, तो यानी जो आ जाएगी हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा।
उसी तरीके से विपरीत दिशा में है, अब विपरीत धारा के प्रवाह में दिशा में है ना, धारा के ये विरुद्ध था, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा क्योंकि धारा की दिशा में ही जा रहा है, तो उसको कम समय में लगेगा, जाहिर सी बात है। तो 1 किलोमीटर 10 मिनट में, 10 मिनट है तो इसको हम घंटे में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसको कितना लग रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यानी देखिए बोट की और धारा की दोनों को विपरीत दिशा में जा रहे थे, तो जाहिर सी बात है स्पीड कम हो जाएगी, 2 किलोमीटर, और दोनों की जाएगी तो 6। हमें यहाँ पर क्या करना है, बोट की स्पीड निकालना है, तो भाई इसको काट दो, इसको काट दो, तो ये हो जाएगा 2 भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8। तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर जो है वो ये किसकी आ गई है, बोट की। तो हमसे 5 का पूछा गया, 5 किलोमीटर स्थिर जल में कितना, तो पानी का तो कुछ हमें सवाल ही नहीं है, तो 5/4 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 घंटे लाइट चली गई, चलो कोई बात, ऐसे ही करते हैं, 1 घंटे और 15 मिनट लगेगी, क्योंकि देखिए एक बार जाएगा फिर 1/4 बचेगा, और 60 से मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 एकन 4, 4 पंजा 20, तो 1 घंटे 15 मिनट, यानी आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप देखोगे 2 टू दी पावर n माइनस 1 है, माइनस 2 टू दी पावर n है, अपॉन में है 2 टू दी पावर n प्लस 4 प्लस 2 की पावर n प्लस 1। तो इसको मैं सॉल्व करूँ, देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ, और माइनस 2 की पावर n है ये, इसको ऐसे ही यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर n प्लस 2 की पावर 1। अब यहाँ से देखिए 2 की पावर n दोनों में ही कॉमन आ जाएगी ऊपर नीचे से, तो ये कट जाएगी, यहाँ से इसे कॉमन लूँगा, तो यहाँ से आप देखोगे 2 की पावर n, 2 की पावर -1 -1। उसी तरीके से नीचे की पावर लूँगा, तो यहाँ से देखिए 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 1, तो ये कट जाएगा। अब हमारा बचा क्या है, यहाँ पर देखिए ये माइनस में वैल्यू हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे ये क्या, 2 की पावर -1 है, तो इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, और ये माइनस का 1 है, तो जब माइनस का 1 है और प्लस का आधा है, तो जाहिर सी बात है माइनस में हमें वैल्यू आएगी, क्योंकि माइनस का आधा रहेगा, तो माइनस का आधा, तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा, और यहाँ से आप देखोगे 2 की पावर 4 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 और 2 18, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस में आएगा, माइनस का 1/36 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका ए ऑप्शन। ओके, तो ये हो गए 25 क्वेश्चन। तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, खासकर मैं आपको बता चुका हूँ जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता उसके बाद आप भले ही अनसब्सक्राइब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।